हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन के तीन लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉ बहुत ही फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और खास करके मैकेनिक्स के अंदर इन तीनों लॉज का बहुत ही अहम किरदार है। अब ये फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ पहले समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इस लॉ के अंदर न्यूटन ने क्या कहा है? न्यूटन साहब कहते हैं कि भाई कोई चीज अगर रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। अब आप तो कहेंगे कि ऐसा होता नहीं हमारी जिंदगी के अंदर। हम देखते हैं कि भाई ये जो गाड़ियां चल रही होती हैं, अगर हम उसको चलते चलते छोड़ दें तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएंगी। किसी गाड़ी को हम धक्का दे दें तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होगी? रुक जाएगी। तो ये तो गलत, हमें लग तो हमें गलत रहा है। ठीक है, और ठीक है, इस तरह तो ये असल में जो लॉ है वो हमारे इस इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जहाँ पर ग्रेविटी ना हो, जहाँ पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। उस माहौल के अंदर अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई मोशन में होगी तो हमेशा मोशन में रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ कि अगर ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, इसके ऊपर एक कार्ड पड़ा हुआ है। अब कार्ड के ऊपर एक बाल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो बाल जब तक हम उस पर कोई फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं करते वो बाल वहीं पर पड़ा रहेगा। ठीक है ना, मगर जैसे ही हम इस कार्ड को खींचेंगे तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो वो बाल सीधा यहाँ अंदर जाके गिलास में अंदर जाके गिरेगा। तो यानी पहले रेस्ट में था, अगर हम उसको कुछ ना करते 10 साल गुजर जाते, 20 साल गुजर जाते, वो वहीं पर पड़ा रहता। मगर क्योंकि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया ग्रेविटी का, ठीक है, क्योंकि जब ये कार्ड पड़ा हुआ था तो उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 था। ठीक है ना, क्योंकि वो कार्ड ऊपर फोर्स लगा रहा था, वो बाल नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे आ रहा था। मगर जैसे हमने कार्ड हटाया तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खींच गया। अब हम उसको अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो वहीं पर पड़ा रहता। इसी तरह अगर कोई फुटबॉल मैच चल रही है, बाल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। जब तक कोई फुटबॉलर उसको किक आके नहीं मारेगा, उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो वो बाल वहीं पर पड़ा रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। यानी ये न्यूटन का लॉ ये बताता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में हो तो वो मोशन में रहेगी, हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। अब मिसाल के तौर पर आप जमीन का एग्जांपल ले लें। जमीन, अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड मूव कर रही है। ये हमारा सूरज है, जमीन उसके अराउंड मूव कर रही है, कंटिन्यूअस मूव कर रही है, मगर स्टॉप नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो रेस्ट में है। यानी वो कंटिन्यूअस मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। इसीलिए चल रही है क्योंकि उसमें कोई, यानी न्यूटन का लॉ ये कहता है कि भाई कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यानी वेन न्यूटन इफ न्यूटन का लॉ ये है कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट, it remain in same state until external force applied
ऑन इट। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, वो उसी हालत में रहेगी, रिमेन इन सेम स्टेट, उसी हालत में रहेगी जब तक, अनटिल जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो हमने एग्जांपल ले लिए थे, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया था कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई ना करें, और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अब देखें ना, यहाँ पर अगर हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्ट होता है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। अगर वो ग्रेविटी का फोर्स ना हो तो वो बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में रहे। ठीक है, पर फ्रिक्शन का फोर्स होता है, उसके बाद जो रोकता है उसे मूव करने से रोकता है, उसके बाद एक ग्रेविटी का फोर्स होता है जो उसे नीचे की तरफ खींचता है, इसलिए वो गाड़ी या कोई चीज रुक जाती है। वरना अगर किसी चीज को हम धक्का दें, ये ग्रेविटी ना हो और फ्रिक्शन ना हो तो वो गाड़ी, वो चीज कभी ना रुके, वो हमेशा मोशन में रहे। और ये तो हमने देखा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, वो क्या कहता है कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी जो नेट फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है जिसकी वजह से मोशन में बॉडी आती है, वो जब किसी बॉडी पर अप्लाई होता है नेट फोर्स तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to directly proportional to force and inversely proportional to mass of body। ठीक है, तो अब वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो उस फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, जितना फोर्स को बढ़ाएंगे उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, मास ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का जो मास है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मास को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। मिसाल के तौर पर अब प्रोपोर्शनल की सैंपल क्या होती है, ये होती है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये सैंपल होती है प्रोपोर्शनल की। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी, सैंपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब ये है कि ए जो है एफ के साथ फोर्स, एक्सेलरेशन जो है फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा और फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। और इसी तरह न्यूटन का दूसरी जो चीज लॉ की, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के साथ है, मास के साथ है। ठीक है, अब किस तरह है, मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, ये बॉडी है मूव कर रही है, अब और ये दूसरी बॉडी है जो मूव कर रही है, दोनों का मास सेम है। ठीक है, मास 1 kg है, 1 kg इसका भी और इसका भी। ठीक है, जब मास सेम है तो हम देखेंगे फोर्स किस पर ज्यादा अप्लाई होता है। अगर इस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इसमें अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी अगर मास दो बॉडी का सेम हो तो जिसमें फोर्स ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, और अगर
दोनों में फोर्स सेम हो, 1 न्यूटन फोर्स हो दोनों में, ठीक है, तो जिसमें मास ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी। मास ज्यादा, मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है। मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अब मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रक है, ठीक है, जो जा रही है, एक एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इंजन उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, सेम फोर्स अप्लाई कर रही है, मगर जब हम उस पर वजन ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। वजन बढ़ाएंगे यानी मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। मगर अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, पीछे से कोई और फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मास न बढ़ाएं, सिर्फ फोर्स बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है। तो ये है सिंपल सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब हमने डिस्कस किया कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्ट, जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। अब अगर हम इनको साथ लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू 1/m, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F/m, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ये याद रख लें, जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन खत्म करनी होती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं। अब यहां पर हम कांस्टेंट कौन सा रखेंगे, न्यूटन ने कौन सा कांस्टेंट दिया था, न्यूटन ने कांस्टेंट बताया था K, F/m। अब इस K की वैल्यू क्या है, इस K की वैल्यू है, इस K की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इस K की जगह अगर हम 1 पुट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय F/m, तो बात वही रहेगी, 1 को लिखें या ना लिखें बात सेम रहेगी, ठीक है। अब इस m को अगर हम यहां इस साइड ले आए तो यहां पर ये डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू ma। अब इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का भी फार्मूला मिल गया कि हम फोर्स किस तरह मालूम कर सकते हैं। ये बहुत ही फोर्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और अगर फोर्स ग्रेविटी का हो, ग्रेविटी का फोर्स हो, तो हम उसे W से डिनोट करते हैं, वेट से, और m एक्सेलरेशन जो जमीन की होती है उसे हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा फोर्स। तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ ये कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी अगर हम कोई भी किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो चीज भी इक्वल ही हम पर फोर्स अप्लाई करेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बॉल लेते हैं, बॉल को दीवार में जोर से मारते हैं तो वो बॉल उतनी ही फोर्स के साथ पीछे आएगी, अगर स्लो मारेंगे तो आहिस्ता आएगी, यानी जितना फोर्स लगाएंगे जितना एक्शन करेंगे उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन दिखाएगी, ठीक है। अगर बॉल को आहिस्ता दीवार में मारेंगे तो आहिस्ते पीछे आएगी, और अगर जोर से मारेंगे तो वो जोर से पीछे आएगी, यानी जितना जोर ज्यादा आगे से लगेगा उतना ही, जितना एक्शन तेज होगा, जितना एक्शन होगा उतने ही इक्वल यानी अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। या आप गन का एग्जांपल ले लें, अगर आपने कभी गन चलाई हो तो जब आप गन से फायर करते हैं तो जितना फोर्स गन आगे गोली को निकालने में लगाती है उतना ही फोर्स पीछे लगाती है। कई बार ऐसा होता है कि
जो नए लोग होते हैं, जो नई पहली बार बंदूक चलाते हैं, तो उनको चोट लग जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये पीछे भी जोर लगाता है। जब गोली आगे जाएगी तो फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। जितना गन आगे फोर्स लगाएगी उतना ही पीछे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये है सिंपल सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये है 3 लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन के लॉ हैं, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये 3 लॉज दिए थे, और जिनका फिजिक्स के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम।